से आप सभी का स्वागत है दोस्तों रिद्धि का हिंदी एकेडमी में। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट जो टीजीटी पीजीटी के लिए है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। क्या है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। किसने कहा है? यह कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो यह कथन है ए नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन है बालकृष्ण भट्ट का। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने कहा है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में। 23 जून 1844 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो वर्तमान का प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था। इन्हें हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। और किसने कहा था? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी का एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी का एडिशन। ठीक है, शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, और हम प्रश्न को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमीर रासो किसकी रचना है? तो हमीर रासो किसकी रचना है? इसमें ऑप्शन है सारंगधर, जगनिक, चंद्रबरदाई, भट्ट, केदार। प्रश्न नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे है, तो किसने कहा है? तो ये कहा है सारंगधर। ए नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृति लोक गेय काव्य है? तो ये प्रश्न देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। 3 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आप ध्यान देंगे तो इनका जो है ऑप्शन है परमाल रासो, हमीर रासो, जयचंद प्रकाश, बुद्धि रास। तो ये हैं जो है कि इनके 4 ऑप्शन, आप ध्यान दीजिए। तो इनका आंसर होगा परमाल रासो। आप सभी को पता है जगनिक की यह रचना है, इनके लेखक हैं जगनिक। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को किस काव्यकृति पर प्रदान किया गया था? हिमकिरीटनी, ए नंबर, बी युगचरण, सी समर्पण, और डी हिमतरंगिणी। डी है हिमतरंगिणी। तो ध्यान रखेंगे, यह जो 1955 ईस्वी में पुरस्कार मिला था, तो हिमतरंगिणी के लिए मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित कवियों में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते? तो आपको ध्यान रखना है कौन से ऐसे कवि हैं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। ए नंबर माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनका जो आंसर होगा सी। ये सुमित्रा नंदन पंत कब के हैं? तो छायावाद के हैं। छायावाद के ये है, ध्यान दीजिएगा, छायावाद के हैं। इन्हें छायावाद का जो है कि आगे चलेंगे देखेंगे, छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह किस युग की विशेषता है? ए नंबर भारतेंदु, बी छायावादी युग, सी द्विवेदी युग, और डी उत्तर छायावादी युग। तो इतिवृत्तात्मकता आपने पढ़ा होगा, इनका जो है कि होगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे, समस्या पूर्ति किस युग की काव्य प्रवृत्ति रही है? छायावाद, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग। तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? तो ये रही है भारतेंदु युग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? ए नंबर देवकी नंदन खत्री, बी कामता प्रसाद गुरु, सी वियोगी हरि, और सत्यनारायण कवि रत्न, डी। 8 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। तो ये कौन से कवि हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है? तो डी, आंसर नंबर डी होगा, सत्यनारायण कवि रत्न। नेक्स्ट
शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? वियोगी हरि, निराला प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। 9 नंबर का प्रश्न है, तो यह किसकी रचना है? तो यह रचना है निराला की। आंसर नंबर बी होगा, तो बी ध्यान दीजिएगा, निराला होंगे। निराला को आप सभी जानते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तुलसीदास। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं रहे? तो ए नंबर रूपाव, बी माधुरी, सी जागरण, डी हंस। तो इसमें से आप मुंशी प्रेमचंद से पूरी तरीके से परिचित हैं, तो इनकी कौन सी एक पत्रिका रही? तो ये रूपाव इनकी पत्रिका नहीं रही। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रूपाव किसकी पत्रिका है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की है, पंत जी की है, आप याद रखिएगा। और इसका आंसर होगा ए नंबर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चलेंगे, मेजर चौधरी की वापसी किसकी कहानी है? अज्ञे की है कि यशपाल की, कमलेश्वर की, अमरकांत की? तो 11 नंबर का प्रश्न है, तो ये है मेजर चौधरी की वापसी कहानी किसकी है? तो अज्ञे की है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी अज्ञे जी की कुछ और कहानियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो जैसे सिग्नेलर, अछूते फूल, अमर वल्लरी, जयदोल है। और आप आगे देखेंगे तो एक इनकी बहुत अच्छी जो है कहानी है, पठार का धीरज, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कहानियां हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, किस रचनाकार का नाम गौरा पंत है? तो ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे तो ए नंबर मनु भंडारी, बी उषा प्रेमवदा, सी शिवानी, डी राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला इनका दूसरा नाम है, तो इनका होगा शिवानी का नाम है गौरा पंत, तो इनका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किसकी काव्य कृति है? सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह काव्य कृति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का प्रश्न है, तो इनमें से कोई नहीं। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तो इसके कवि कौन है? तो इनके कवि हैं दिनकर, ध्यान रखिएगा कौन है? तो ये हैं दिनकर जी, जिन्हें उपनाम भी इनका है आगौर, राग के कवि, इन्हें दिनकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय काव्यधारा के ये ऊपर के सारे कवि हैं, जैसे रामेश्वर शुक्ल अंचल, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, इससे संबंधी ऊपर एक प्रश्न आया था। अब ध्यान देंगे 14 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना और पहले जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये 14 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो होगा आंसर है, ध्यान देंगे, ए रघुवीर सहाय, बी नागार्जुन, सी दिनकर, डी अज्ञे। तो आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतर्गत आता है? आदिकाल आपसे पूछा जा रहा है, कबीर, विद्यापति, सुंदरदास, रहीम। तो कौन से ऐसे कवि हैं जो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं, जिसे शुक्ल जी ने 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरकाल कहा था, तो यही हैं विद्यापति, आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? 16 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए है 693, बी 710, 50 और ये है 1000 ईस्वी। तो राम कुमार वर्मा ने माना है ए नंबर 693 ईस्वी, आंसर होगा ए। आगे चलेंगे, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्य कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान देंगे तो ये हैं भविष्य कहा नाम की जो रचना है, उसे लौकिक चरित काव्य कहते हैं। पृथ्वीराज रासो में
पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन थे? तो राजेश्वर ए नंबर, बी सोमेश्वर, सी समर सिंह, डी अनंगपाल सिंह, अनंगपाल। तो इनका जो आंसर होगा ये होगा सोमेश्वर। यही सोमेश्वर हैं जो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता थे। नेक्स्ट देखेंगे, संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ है तो कहाँ से हुआ है? ए नंबर काशी, बी प्रयाग, डी पढ़मपुर, डी सी पढ़रपुर और डी उज्जैन। तो आपसे पूछा जा रहा है संत साधना का साहित्यिक रूप का प्रारंभ हुआ, तो ये पढ़मपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? तो आपसे पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र में है, यहीं से इसका प्रारंभ माना जाता है। 20 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना? ए नंबर कुतुबन, बी ईश्वरदास, सी मुल्ला दाऊद, डी असैयद। तो शुक्ल जी के अनुसार प्रथम कवि कौन है? 20 नंबर का प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी ने कुतुबन को प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ए। अब एक प्रश्न यहाँ से और आपसे पूछा जाता है, तो मुल्ला दाऊद को किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कि ईश्वर दास को माना है, जिनकी रचना है सत्यवती कथा। और प्रथम जो है कि प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम जो कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद, और जिनकी रचना है चंदायन। अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, तो सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। तो दोनों भाषाओं पर जिसका अधिकार था वे थे तुलसीदास, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे, 23 नंबर का प्रश्न है और यह प्रश्न मज़ेदार है, थोड़ा ध्यान देके प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। ऋतुकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, तो जो भी गलत है तो उसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो ऋतुकाल में अलंकार की प्रधानता है, ऋतुकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, ऋतुकाल में प्रकृति का आलंबन रूप से में वर्णन हुआ है, ऋतुकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता हुई है। तो ये आपने बहुत अच्छे से ऋतुकाल की विशेषता को पढ़ लिया होगा, तो इनका होगा सी नंबर सही होगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति, प्रयोग काल, जागरण, सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। तो ध्यान दीजिएगा, तो 23 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आप ध्यान देंगे, तो भारतेंदु युग का दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहें अति ख्वारी। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। गोल्ड 25 नंबर का प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, डॉक्टर गोपाल शरण सिंह। तो ये है किसने किया है? तो 25 नंबर का प्रश्न है, तो किसने किया है? तो श्रीधर पाठक ने, सी नंबर सही है। नेक्स्ट चलेंगे, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार, 26 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। आप देखेंगे, ए नंबर नाथुराम शर्मा शंकर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो यह नाम है नाथुराम शर्मा शंकर का, ए नंबर सही है। नेक्स्ट चलेंगे 27 नंबर के प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 27 नंबर का प्रश्न है, तो ये मधुप उपनाम से जो है कि काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं, तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त, बी नंबर सही। 27 नंबर का प्रश्न है। अब देखेंगे आप 28 नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट देखेंगे
28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो 28 नंबर का प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा विचित्र विवाह, ए नंबर। आगे देखेंगे जो है कि 29 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, छायावाद की विशेषता हो सकती है। प्रश्न बहुत इजी है, तुरंत उत्तर दीजिए। छायावाद की निम्नलिखित विशेषता हो सकती है, विशेषण विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश, मूर्त विधान इति वृत्तात्मकता। अभी आपने ऊपर देखा था तो ये द्विवेदी युग की विशेषता थी, इसका मतलब 4 कट गया, तो इसमें से कट गया, यहाँ से भी कट गया। और देखेंगे आप तो यहाँ पे 4th नंबर में है, ये भी है और ये भी है, तो इतिवृत्तात्मक कटने से ऑप्शन सही हो गया। तो कभी कभी हमें हटा देना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे, अभी आपने ऊपर 29 नंबर का प्रश्न देख लिए हैं। अब चलेंगे 30 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, जयशंकर प्रसाद की कृति किस विकल्प में है? तो यहाँ पे आपसे जयशंकर प्रसाद की कृति पूछी जा रही है। नीरजा, सांदगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, परिमल, गीतिका, प्रबंध पद, तुलसीदास, पल्लव, गुंजन, युगवाणी। तो यह जो है कि जयशंकर प्रसाद की जो है कि कृतियाँ हैं, तो यह है झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त। 30 नंबर का प्रश्न है। अब आप चलेंगे आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान दीजिए। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है तो निराला की, अज्ञेय की, महादेवी वर्मा की, बच्चन की। तो ये है प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का स्क्रंदन देखूं, पंक्ति किसकी है? तो ये है महादेवी वर्मा की, सी नंबर। अब आगे चलेंगे और देखेंगे, और आपसे पूछा जाएगा जो यह पंक्ति ली गई है कहाँ से ली गई है? तो आप ध्यान देखेंगे तो महादेवी की रचना है दुविधा, कहाँ है? तो ये है दुविधा और वहीं से ये ली गई है, दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों में से 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं? ए नंबर अनामिका, बी पल्लव, सी परिमल, डी कामायनी। तो किसको कहते हैं घोषणा पत्र? तो पल्लव की भूमिका को घोषणा पत्र कहते हैं, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे, 33 नंबर का प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो 33 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का, धूमिल का। 33 नंबर का प्रश्न है कि वास्तविक नाम पूछा जा रहा है वैद्यनाथ मिश्र, तो ये है नागार्जुन का नाम है, जो है नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। अब पूछा जाएगा कि आप बताइए इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था नागार्जुन जी का? तो 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ था, जून 1911 ईस्वी को हुआ था, मधुबनी बिहार में। कहाँ हुआ था? तो मधुबनी बिहार में नागार्जुन। अब आगे चलेंगे, इनका जन्म हुआ था। 34 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं? तो ए है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, बी है शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृत चित्रण और सौंदर्यबोधक, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर का है, तो लक्षण है अनुभूति की सच्चाई, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ए नंबर सही है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 35 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, आत्मनेपद अज्ञेय। तो प्रश्न को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रबंध प्रतिमा। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। 35 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए, प्रबंध जो प्रतिमा है यह अभी आपने ऊपर देखा था कि यह निराला का निबंध संग्रह है। क्या है? तो पूछा जाएगा, तो यह निराला का प्रबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर होगा तो सी नंबर, ध्यान दीजिए, निराला जी का है। आगे चलेंगे, हिंदी 36 नंबर, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है?
तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, तो सी है शुक्ल युग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नहीं है, ध्यान दीजिएगा। माधवी, मोहन राकेश, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा, मादा कैप्टस, लक्ष्मी नारायण, रक्षाबंधन, हरिकृष्ण। तो ये जो है कि माधवी किसका उपन्यास है? तो जो है कि आप ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर का प्रश्न है। तो माधवी उपन्यास नहीं, नाटक है। और किसका नाटक है? तो साहनी जी का। एक ट्रिक के माध्यम से आप साहनी जी के निबंध को याद कर सकते हैं। हाँ, ऐसे याद रखिएगा। हाँ कबीरा मामू, कबीरा मामू, मामू, तो हाँ कबीरा मामू जो है कि इसे आप याद रखेंगे। हाँ से हानुस, कबीरा से कबीर, और खड़ा बाजार में, मामू मुआवजे, रंग दे, वसंती, चोला, आलमगीर। ये सारे नाटक हैं भीष्म साहनी जी के। अब आगे चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न देखेंगे। ये है 38 नंबर का प्रश्न। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त जो नाट्य गीत है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्गृत है? तो ये विशाख, ध्यान दीजिए, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो ये है स्कंदगुप्त, सी नंबर है स्कंदगुप्त से। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मलबे का मालिक कहानी। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? तो सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। तो 39 नंबर का प्रश्न है। मोहन राकेश की यह कहानी है मलबे का मालिक। और आपसे पूछा जा रहा है कि कथ्य का जो है कि कथ्य क्या है? तो यह भारत पाक विभाजन पे स्थित है। किस पे स्थित है? भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप जो मनुष्य की मन स्थितियाँ थी उसी का चित्रण इसमें किया गया है। तो अब आपसे पूछा जाएगा मलबे का मालिक जो प्रकाशन हुआ थी, रचना जो प्रकाशित हुई थी, तो इसका प्रकाशन है 1947 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे 40 नंबर। सोमा बुआ किस कहानी में प्रमुख पात्र हैं? अकेली, मैकू, पंचलाइट, शरणदाता। तो सोमा बुआ किस कहानी में पात्र हैं? तो 40 नंबर का प्रश्न है। तो इसका होगा अकेली में। किस में है? अकेली में। आगे देखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा जो अकेली है या कहानी किसकी है? तो यह मन्नू भंडारी की कहानी है। अब आगे 41 नंबर। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हरियाणा में। नेक्स्ट इजी प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मालवी। 42 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ से मानक रूप है? तो ये खड़ी बोली, ए नंबर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो ये कौन सी नहीं है? तो बुंदेली। 43 नंबर का प्रश्न है। आप चलेंगे 44 नंबर के प्रश्न में। 44 नंबर का प्रश्न, ऊ हमरा के खेलई ना देत रहे। कहानी की बोली है? राजस्थान, ब्रज, भोजपुरी, ग्रामीण, खड़ी बोली। तो यह है भोजपुरी। टोन से आप समझ पा रहे होंगे। 45 नंबर का प्रश्न, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? इजी प्रश्न है। गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी, तमिल। तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। कैसी हो जाती है? दुरूह, सरल, भावपूर्ण, सरस। तो 46 नंबर का प्रश्न है सॉरी दोस्तों, तो ये हो जाती है सरल, बी नंबर। नेक्स्ट, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधा, लक्षणा युक्त, लक्षणा से युक्त, व्यंजना, अभिधा, व्यंजना, मिश्रित। तो कार्यालयी हिंदी 47 नंबर का प्रश्न है। तो आपको सभी को पता है जो कार्यालयी हिंदी होती है वो अभिधात्मक होती है, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा।
48 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, जय भट्ट के शिलालेख में। 48 नंबर का प्रश्न है, तो कहाँ हुआ है? तो डी नंबर, जय भट्ट के शिलालेख में। संविधान के अनुच्छेद 351, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का वर्णन है? तो ध्यान दीजिए, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। तो 49 नंबर का है। तो 51 में क्या दिया है? हिंदी भाषा से के निर्देश संबंधी, भाषा विकास के संबंधी निर्देश दिए हुए हैं। 50 नंबर का प्रश्न, बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद, रीतिबद्ध। तो 50 नंबर का प्रश्न है, तो बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आप सभी को पता है कि जो रीति काल है वो 3 भागों में बटा हुआ है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं केशव, वेदांती, विक्रम शाही देव, चिंतामणि, कुलपति भिखारीदास, मतीराम, जसवंत सिंह भूषण। अब जो रीति सिद्ध कवि में आएंगे तो इसमें आते हैं बोधा ठाकुर, आलम बिहारी, राम सहाय, रसनिधि, सेनापति, पजनेश। अब रीति मुक्त कवि में पूछा जाएगा तो घनानंद, कृपाराम, बोधा और द्विजदेव। नेक्स्ट देखेंगे हम 51 नंबर के प्रश्न को, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी या यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। तो ये है जो है कि 51 नंबर का प्रश्न। प्रेमचंद क्या है? तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी हैं, डी नंबर सही होगा। प्रेमचंद के कुछ उपन्यास हैं जिसका आप प्रकाशन देखेंगे तो जैसे सेवा सदन है, सेवा सदन है, तो इनका प्रकाशन हुआ है 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट आप देखेंगे तो प्रेमाश्रय का प्रकाशन हुआ है 1929 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में। ये बहुत विश्वविद्यालय महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है गबन। कर्मभूमि 1932, गोदान 36। एक इनका अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है मंगल सूत्र। ठीक है, मंगल सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। तो ध्यान दीजिएगा आप कहाँ पे दिखाई पड़ता है, तो आप ध्यान देंगे 52 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। तो यहाँ पे कहाँ पे दिखाई देता है? तो दिखाई देता है आपके छायावाद में। आरोप भी लगाए हैं शुक्ल जी, यदि आपने शुक्ल जी का इतिहास पढ़े होंगे तो अंग्रेजी पाश्चात्य का प्रभाव है। निम्न में से कौन सी हरिशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इलिया। तो ये है 53 नंबर का प्रश्न। पढ़ने से ही आप समझ गए होंगे हरिशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है। कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों में गलती कर बैठते हैं। तो जीप पर जो है कि सवार इलियाँ, ये किसकी रचना है? तो ये है शरद जोशी की। किसकी रचना है? शरद जोशी। ये भी व्यंग्यकार ही हैं, तो ध्यान रखिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं मम्मट, विश्वनाथ, भरत, राजशेखर। 54 नंबर का प्रश्न है, तो कौन है? तो ये है राजशेखर। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर का है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक, विशेषण उपयोग, क्रिया उपयोग और उपवाक्य और क्रिया उपयोग। 55 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा यह संज्ञा उपवाक्य है। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। तो इसमें से शुद्ध शब्द बताएं आप। 56 नंबर का प्रश्न है, तो ये है यानी शुद्ध है। उज्ज्वल में 2 ज आधा होता है। वाल्मीकि में जो ये वाल्मीकि है ना, ऐसे वाल्मीकि इधर की रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे रहेगा वाल्मीकि।
निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द, तो ये शुद्ध शब्द आपने देख लिया, इसका आंसर होगा यानी। मैंने सारे शुद्ध शब्द कर दिए, द्वंद्व में ऐसे तो होगा ऐसे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताएं, तो ये शुद्ध शब्द कौन से हैं, तो आपको ध्यान देना है। 57 नंबर का प्रश्न है। जिजीविषा, 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 जिजी, सिर्फ लिखावट में यहाँ पे गड़बड़ी है। 57 नंबर प्रश्न है, तो ये जिजीविषा शुद्ध है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 58 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, मिठास भाववाचक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। 58 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या सही होगा, राम, गंगा और रामचरितमानस ए नंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 59 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण। तो अव्ययी भाव पूछ रहा है, जिसमें उपसर्ग लगा होता है, वो होता है आमरण, आ उपसर्ग है। नेक्स्ट। मोती का तत्सम रूप है मौतिक, मोती, मुक्ता और मुक्ता। 60 नंबर का प्रश्न है, तो आप ध्यान देंगे तो ये मुक्ता तत्सम शब्द है। 61 नंबर का आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। 61 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ खाने की क्रिया हो रही है। विकल्प आ गया आपका 62 नंबर। विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग है तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी। 62 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा भाई, तो ये है तेजस्विनी, पुल्लिंग शब्द है। बाकी तपस्विनी, परोपकारिणी, हंसिनी, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट 63 नंबर का प्रश्न है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, राम, रावण, दशरथ, पुत्र। तो 63 नंबर का प्रश्न है, तो कौन रखता है, दशरथ, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, मारने की क्रिया हो रही है और राम करता है, और मार किससे रहा है, तो ये रावण को मारा है, क्रिया हो रही। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है सबसे कम पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रहता है, तो दशरथ। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 64 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, माँ, मछली, केला, अमूल्य। 64 नंबर का प्रश्न है तत्सम है, तो ये है तत्सम, अमूल्य। नेक्स्ट 65 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, अग्र, आग, आज, आँख। तत्सम पूछ रहा है, तो 65 नंबर का प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे होंगे अग्र। नेक्स्ट 66 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। अज्ञानी तो आप बताइए यहाँ पे 66 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, तो विज्ञ जो होगा वो नहीं होगा, अज्ञ। 66 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, तो अज्ञ होगा, मतलब अज्ञानी है अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, मतलब जो नहीं जान सकता, अनभिज्ञ है। 67 नंबर का। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा। तो इजी प्रश्न है, आप समझ गए होंगे। विशेषण है, क्या है, तो विशेषण है, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। अभी अभी राधा सो गई, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। अभी अभी राधा क्या की, सो गई। 68 नंबर का प्रश्न है, तो आप ध्यान देंगे इसमें क्या है, तो सामान्य भूतकाल है, क्या है, आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल है। तो ये प्रश्न बहुत ही इजी है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें। अभी अभी मतलब आसन्न भूतकाल है, क्या है, आसन्न भूतकाल, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ,
अजीर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सोरठा, चौपाई, दोहा, सवैया। आपने बहुत बार अपने अगल बगल सुना होगा कि यह चौपाई है। क्या है? चौपाई है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं और जो चरण होता है उसके अंत में दीर्घ वर्ण आते हैं। कैसे वर्ण आते हैं? दीर्घ वर्ण के बाद लघु वर्ण नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों तरफ बड़ी मात्राएं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 69-70 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, यमक। कौन सा अलंकार है? तो आप ध्यान देंगे, 70 नंबर का प्रश्न है। तो कौन सा अलंकार है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा ना, माला फेरत जगमुआ, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो यह देख रहे हैं, मन का 2 बार आया। तो कौन सा अलंकार होगा 70 नंबर के प्रश्न में? तो यहाँ पे यमक होगा। क्या होगा? डी नंबर सही है। नेक्स्ट चलेंगे। निर्विवाद में कौन सा समास है? समास से प्रश्न बना। निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारक, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। 71 नंबर का प्रश्न है। तो आप समझ रहे हैं, निरुपसर्ग है तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, बी नंबर। नेक्स्ट, धातुष्पा में कौन सा धातुष्पा में प्रयुक्त संधि है? अयादि, गुण, दीर्घ, यड़। तो कौन सी है? धातु धनुष्मा, धातुष्मा, दीर्घ संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। तो आप देख पा रहे हैं किसमें स्वर संधि है? तो रामायण में रामधन आयन, रामायण। 74 नंबर का प्रश्न है। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। ऊंचे घोर मंदन के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदन के अंदर रहाती हैं। तो ये प्रश्न है जो है 44 नंबर का। इसमें कौन सा अलंकार है आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, ऊंचे घोर मंदर, अंदर रहरवानी और ऊंचे घोर मंदर, 2 चीज़ें 2 बार आई हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध। 75 नंबर का प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक बूंद सहसा उछली जो है कि अज्ञेय जी का क्या है? यात्रा वृत्तांत है। 75 नंबर का प्रश्न है और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अष्टछाप के कवियों में प्रमुख नियुक्त कीर्तकार कवि हैं। मतलब ऐसे कौन से कवि हैं जो कीर्तनकार थे? तो नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास और कुंभनदास। 76 नंबर का प्रश्न है। तो ये थे भैया कुंभनदास, डी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। जायसीकृत पद्मावत है, बहुत ईजी प्रश्न। पुराणकाल, धर्मकाल, रूपककाल, चंपूकाल। तो 77 नंबर का प्रश्न है और आप बताएंगे ये क्या है। तो यह एक रूपक काव्य है, सी नंबर। नेक्स्ट, और पद्मावत के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसमें पूरा 57 जो है कि सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो 57 सर्ग हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। और पद्मावत किसकी रचना है? तो यह जायसी की रचना है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, जिसमें पद्मावती और नागमती, अलाउद्दीन और रतन सेन, हीरामन ये सारे पात्र के रूप में आते हैं। आगे चलेंगे। 78 नंबर का, बसो मेरे नैनल में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। 78 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखिएगा, तो पढ़ने से ही समझ पा रहे होंगे, मीराबाई की यह पंक्ति है। नेक्स्ट, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दु, वी, औ, सभी। तो वो प्रश्न को तोड़ेंगे तो दुर और वी, इसके बाद औ आएगा, फिर मूल शब्द क्या होगा? हार होगा। तो इसमें से आप बता पा रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि 79 नंबर के प्रश्न में सारे सही हैं, तीनों उपसर्ग हैं।
अज्ञ शब्द का विलोम शब्द है विज्ञ, मूर्ख, अनुज, अल्प। 80 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ। नेक्स्ट 81 नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अब पूछा क्या जा रहा है? वह कल मुझसे मिलने आएगी। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वाचक, उत्तम पुरुष। 81 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न को पढ़ने से आप समझ पा रहे होंगे। तो आपने देखा कि प्रश्न था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी संबंधवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो ये है कंस अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष आपने देखा होगा कि जो है अन्य पुरुष में आते हैं वह, वे, यह। वह है तो ये कैसा है? तो ये है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? तो आपने देखा होगा हम क्या है? उत्तम पुरुष है। और तू, तुम, आप क्या है? मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, 82 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अधोलिखित किस वाक्य में एक अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक सकर्मक क्रियाएं आपने खूब पढ़ा होगा। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो रामू खाना खा रहा है, क्रिया हो रही, चालक गाड़ी चला रहा है, क्रिया है, श्याम हंसता है, क्या हंसता है? तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यह है सी। आगे चलेंगे। अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। संबोधन वाचक अव्यय है, कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे, फॉन्ट में अलग अलग है। तो अफसोस में मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो संबोधन सूचक है, शोक सूचक है, आश्चर्य सूचक है कि हर्ष सूचक है। 83 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। तो आप सभी समझ पा रहे हैं अफसोस मतलब मुझे शोक है, शोक सूचक शब्द है। अब चलेंगे आगे। 84 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है अ, ई, आ, ए। तो ई और ए ये दोनों आप देखेंगे तो कहाँ से है? तो ये दोनों हट जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ए दिख रहे हैं, अग्र है, ई, आ, आ मध्यम में, आ पीछे से बोला जा रहा है, अ बीच से, और ई जो है ये कहाँ से बोला जा रहा है? तो ई जो है ये ह्रस्व समृद्ध अवृत्ताकार है। कैसा है? तो ह्रस्व भी अग्र पूछ रहा है, अग्र है ई, ऐसे बोलिए तो अब समझ पाएंगे। अवृत्ताकार ई, बहुत ज़्यादा मुंह भी नहीं खुल रहा है, समृद्ध स्वर है, तो ये कौन सा है? बी नंबर ई है। अभी कभी आप ना इन सब शब्दों को बोल के देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ, तो कंठ ध्वनिया के लिए संस्कृत का सूत्र अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, अ से लेके अंगा तक। और ह क्या होता है? और विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जो ऐसे ऐसे लगाते हैं, ये क्या होता है? तो ये अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। तो ये क और ख क्या है? कंठ से बोला जाता है। इचू ऐसा नाम तालु। ठीक, आगे चलेंगे। ए नंबर सही होगा। अब ये है 86 नंबर, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अंगरक्ष, अंगनिष्ठिका, अंग प्रोक्षा, अंग रखा। तो 86 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो क्या होगा? अंग प्रोक्षा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो रवैया, डटैया, खवैया, वैचैया। तो प्रश्न एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के उत्तर देना होगा। तो वैया प्रत्यय लगने के बाद तो आप ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? खवैया। क्या बनेगा? खवैया।
और गवैया। ये जो डरैया है और वचैया है और रवैया है। तो रखैया, आप ध्यान दीजिए निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय से बना है, तो सी नंबर 87 का सी होगा। आप देखेंगे एरा प्रत्यय से आपका बनने वाला जो शब्द है वो शब्द है रखैया, बचैया और डटैया। आगे चलेंगे नेक्स्ट, इसमें एरा प्रत्यय है, इसमें वया प्रत्यय है। 88 नंबर का प्रश्न है सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आवना, खाई, या, वना, आई, या, आवना, इया, आवना, आई, इया। तो यहाँ से देख रहे हैं तो क्या पूछ रहा है आपसे, यही पूछा है ना कि वना, सुहावना, वना, तो सुहावना, और लिखाई आई प्रत्यय है और छलिया ईय प्रत्यय है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा विकल्प सही होगा, उत्तर दीजिए। तो ठीक है, सुहावना, आई और इया, तो डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा, डी नंबर। 88 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और प्रश्न अच्छा लगे तो प्रश्न को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मेहनत के लिए थोड़ा सा मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। आगे चलेंगे। 89 नंबर का प्रश्न है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनने के लिए क्या किया जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग बनने के लिए नेक्स्ट देखेंगे, अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, अंत्य स्वर के साथ आय कर देते हैं। तो जैसे लड़की, अब लड़की को बहुवचन बताते हैं तो लड़कियाँ, लड़कियाँ यही करते हैं ना। 89 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, ए लगा देंगे, लड़कियाँ, ठीक है, ए, सी नंबर। आगे चलेंगे। 90 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लल्लो चंपो करना मुहावरे का अर्थ है बातें बनाना, डींग मारना, खुशामद करना, शिकायत करना। तो बातें बनाना इजी प्रश्न है। आगे चलते हैं। आविर्भाव का समानार्थी क्या है, विश्लेषण, रूपगत, संप्रदाय, अवतरण। क्या है आविर्भाव, 91 नंबर का प्रश्न है। तो क्या है समानार्थी, क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा, 91 नंबर। तो क्या होगा, अवतरण। नेक्स्ट, आद्रि, आद्रि शब्द का अर्थ है दुख, गीला, व्यर्थ, परम। इजी प्रश्न है, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्या करेंगे। वैसे तो आद्रि का ज़्यादातर बच्चे गीला लगा देंगे। 92 नंबर का प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आद्रि जो पर्यायवाची शब्द है, कैसा शब्द है, तो ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत के और पर्यायवाची शब्द आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पहाड़, सैल, गिरी, भूधर, अचल, महीधर, नग, भूभृत, धराधर और श्रृंगी। एक ये शब्द भी आप याद रखेंगे, ये जो है कि श्रृंगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, तो छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका, सोरठा। तो मात्रिक विषम छंद है, जिसकी एक ट्रिक है ना, कुछ जैसे देखेंगे आप, तो कुछ से कुंडलियाँ, छ से छप्पय, कुछ एक ट्रिक है। तो छप्पय क्या है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कुंडलिया होगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि कुंडलिया में कैसा है, तो ये विषम मात्रिक विषम जो है कि कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है, जिसमें 6 चरण होते हैं। और कुंडलिया बनता कैसे है, तो दोहा और रोला के मिलने से। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 94 नंबर का प्रश्न, अनेकार्थक शब्द पाने के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इज्जत, चमक, संजीवनी, जल। तो पानी से क्या क्या लेंगे, चमक लेंगे, जल लेंगे, इज्जत लेंगे। तो इसका क्या होगा, तो गलत विकल्प है, तो संजीवनी, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 95 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, विरह गीत, निरंतर निवेदन, निरर्थक, बेसुरा गायन। 95 नंबर का प्रश्न होगा,
तो क्या होगा, तो निरर्थक होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, एक छोटा सा पद्यांश दिया हुआ है, काव्यांश है, इसे पद आप कह सकते हैं, पद्यांश। गद्य रहता तो हम उसे गद्यांश कहते हैं। इसको पूरा पढ़िए फटाक से। विधि प्रांत है, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से पैरों से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाएं पग हमने हो गई उधर भू, नव मंगल आज़ाद वतन के वासिंदे हम। चरण हमारा है बादल, क्या है, चरण हमारा है बादल। तो यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वह, तो वह क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, जो है कि विविध प्रांत अपनी अपनी भाषा के माने हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही कितने इस मिट्टी को देते हैं। तो देख, आप समझ पा रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे तो देश स्वतंत्र हो जाता है, शुभ कार्य होता है, की क्रांति हो जाती है, शांति तो शुभ कार्य हो जाता है। नेक्स्ट, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, यही गलतियाँ बच्चे परीक्षा में करते हैं। पद, चरण, नव, पग, तो क्या नहीं है 97 नंबर का, तो नव पद का पर्यायवाची समानार्थी शब्द नहीं है। 98 नंबर, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, हम एक भारतीय हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, तो वीर बहादुर हैं, ऑप्शन है, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, भारतीय हैं, तो क्या है, भारतीय है। समास की दृष्टि से भिन्न पद हैं, तो खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी रहन सहन। और 99 नंबर का प्रश्न है, और आप ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है समाज की दृष्टि से भिन्न है, तो खान पान देख रहे हैं वीडियो, एक का क्या है, उल्टा है, तो मिलना जुलना, अपनी अपनी रहन सहन, तो रहन ये होगा सी, अपनी अपनी, अव्ययी भाव समास में आएगा ये। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न पसंद आएंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है, आक्रमण, लड़ाइयाँ, आधियाँ, कठिनाइयाँ। 100 नंबर का प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं तूफान से मतलब कठिनाइयाँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक बार फिर से लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।